हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे विद ए शॉर्ट डोमेन आई कैन बिकम इनविंसिबल। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उन लोगों ने जाओ फैमिली से उनकी फ्लोटिंग वर्ल्ड सिटी छीन ली थी। बेसिकली उन लोगों ने मिलकर जाओ फैमिली को छठी का दूध याद दिला दिया था, इसीलिए वो लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे, लेकिन वो हद से ही ज्यादा कमीने थे, इसीलिए उन लोगों ने फ्लोटिंग वर्ल्ड सिटी को भी उनसे छीन लिया। इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मिलके फ्लोटिंग व्हाइट सिटी को असेंबल कर रहे थे। वो लोग मनार यानी कि डोमेन को जमीन से उखाड़ रहे थे ताकि वो लोग उसे फ्लोटिंग व्हाइट सिटी के साथ मिला सके, जिसकी मदद से पूरी की पूरी डोमेन उड़ के यहाँ से उधर जा सके। और साथ ही में उन लोगों को जाओ फैमिली से बहुत ज्यादा खजाना में मिला था, क्योंकि भाई वो वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास की फैमिली में से एक थी। हालांकि जैंग को इससे कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज्यादा माल पड़ा है, वो जितने चाहे उतने पैसे कमा सकता है। इसके बाद जैंग उन लोगों से कहता है कि जरा मेरी मदद तो करो फ्लोटिंग व्हाइट सिटी को डिसमेंटल करने के लिए, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा करना काफी ज्यादा नुकसान रहेगा। वो लोग इसे बड़ी मुश्किल से ही छीन पाए हैं और जैंग चाहता है कि वो लोग इसे डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन जैंग उन्हें बताता है कि वो इस चीज को अपने माउंटेन के साथ जोड़ना चाहता है ताकि वो लोग पूरे के पूरे माउंटेन को ही हवा में उड़ा सके। जिसके बाद जैंग उन लोगों को पीने के लिए एक लिक्विड बोतल देता है और उन लोगों से कहता है कि इसे पियो और काम पे लग जाओ। और बेसिकली जैंग ने इस लिक्विड बोतल को अपने घर के अंदर लगे हुए पेड़ पौधे से बनाया था, जो कि इन लोगों को हल्की सी स्पिरिचुअल पावर देगा। जिसके बाद वो सभी लोग कुछ ही घंटों के अंदर सारा काम करके खत्म आ जाते हैं। जिसके बाद जैंग वहाँ पे चुटकी बजाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके पूरे के पूरे माउंटेन को ही हवा में उड़ा देता है, जिससे वो सभी लोग जैंग से फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसने फ्लोटिंग वर्ल्ड सिटी को तोड़ के उसे अपने माउंटेन में लगा दिया। जिसके बाद वो सक्सेसफुली उड़ भी रही है और सभी लोग फिर से जैंग की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद जैंग की डोमेन इसी तरह से हवा में उड़ते रहती है और अगले 2 हफ्तों तक इसी तरह से उड़ते उड़ते चलती रहती है। हालांकि जैंग अभी अपनी डोमेन को बड़ा तो नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने फ्लोटिंग सिटी के ऊपर काफी सारी फॉर्मेशन को लगा दिया था ताकि वो अपनी डोमेन की रक्षा कर सके। अरे कोई बाहर से हमला करने के लिए आएगा तो जैंग बार बार थोड़ी ना अपनी स्किल्स को यूज करेगा उन्हें मारने के लिए। उसी टाइम पे वहाँ पे जियांग आती है। हाँ, अब जाके हमें पता चला है कि इसका नाम जियांग है, जो कि जैंग को बताता है कि जब उसने और उसकी जूनियर सिस्टर्स ने मिलकर इस जगह पे फूल लगाने की कोशिश की तब उनके खेतों में एक भी फूल नहीं खिला और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसपे जैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बेशक वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। जैंग ने इस पूरी डोमेन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनाया हुआ है, इसीलिए जब तक वो किसी प्लांट को परमिशन नहीं देगा तब तक कोई भी पौधा यहाँ पे उगेगा नहीं। हालांकि जियांग को इससे काफी दुख होता है, क्योंकि वो तो जैंग की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो तो उसकी एक भी चीज में मदद नहीं कर पा रही है। उसी टाइम पे वहाँ पे यूलियन आती है, लेकिन वो जैसे ही जियांग को देखती है तो वो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये बार बार मास्टर के पास ही क्यों रहती है। यूलियन जैंग को बताती है कि उसने जो फॉर्मेशन का काम दिया था वो पूरा हो चुका है। जिसके बाद जियांग जैंग को बताती है कि वो लोग जल्द ही उनके सेक्टर के पास पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो लोग यहीं से उतर सकते हैं और जैंग को उनकी और ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैंग जियांग से कहता है कि वो भी उसके सेक्टर में 1-2 राउंड मारना चाहता है ताकि वो थोड़ी सी मदद ले सके। हालांकि जियांग ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने पहले ही जियांग और उसकी जूनियर सिस्टर्स की काफी ज्यादा मदद कर दी है। लेकिन जैंग का अलग ही प्लान था। दरअसल वो ये चाहता था कि अगर वो 1000 वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ थोड़ा सा मीटअप कर लेगा, जो उसने अभी तक डिवाइन बर्तन के अंदर खाना पकाया था उसकी वजह से उसके अंदर काफी सारे दाग लग गए थे। अब वो दोबारा ना तो उसका खाना पकाने में यूज कर पा रहा था और ना ही उसे साफ कर पा रहा था। इसीलिए जैंग को कुछ सेक्ट की तलाश थी ताकि वो लोग उसकी मदद कर सके उस डिवाइन बर्तन को साफ करने में। जिसके बाद हम लोग घोस्ट के वालों को देखते हैं, जो कि किसी गांव के ऊपर तहलका मचा रहे थे। तभी उन सभी लोगों की नजर जैंग की फ्लोटिंग सिटी के ऊपर पड़ती है। उन्हें ये जरूर पता था कि ये जाओ फैमिली की फ्लोटिंग सिटी है, क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ उन्हीं के पास ये थी। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो इसके ऊपर भी हाथ साफ कर लिया जाए। लेकिन वो लोग जब इसी बारे में सोच ही रहे थे कि उसी टाइम पे फ्लोटिंग सिटी की डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और उनके ऊपर एक जबरदस्त लेजर बीम फायर करता है, जिसके के साथ आधे तो ऐसे ही मारे जाते हैं। इसके बाद पिग भी नीचे उतरता है और वो भी अपने हाथ साफ करते हुए कहता है कि चलो थोड़े से मजे कर लेते हैं। उसी टाइम पे डॉग भी नीचे उतरता है और वो 1-2 लोगों को ऐसे ही धोते हुए कहता है, और वो पिग से कहता है कि मास्टर ने कहा है कि वो लोग किसी भी गोटो को यानी कि घुस्ट के वालों को उनकी डोमेन के अंदर आसपास भी भटकने नहीं दे सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग भाई जैंग को देखते हैं और जैसे ही वो दोनों मिलके नीचे गोटो को पेलते जा रहे थे, वैसे ही जैंग को लगातार पॉइंट्स मिलते जा रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिग और डॉग दोनों ही मिलके वहाँ पे तबाही मचा देते हैं और जितने भी लोग थे उन सभी को मार गिराते हैं। यूलियन भी पीछे नहीं
नहीं हटती है और वो भी नीचे कूद के एक दो लोगों को मारना शुरू कर देती है। और होना क्या था, जैंग को इसी तरह से कई सारे पॉइंट मिलते जाते हैं और इसी बहाने से उसके मुंह से खुशी की हवस बहने लगती है कि उसने सही फैसला किया था कि उसने अपने डोमेन को उड़ाना शुरू कर दिया। अब उसे काफी ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, जिसके बाद जैंग के पास इतने ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं कि वो अपने डोमेन को एक्सपेंड कर सकता था। और जैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो जैसे ही अपने डोमेन को एक्सपेंड करता है तो आसपास के जो पहाड़ उड़ रहे थे वो भी उसके डोमेन के अंदर कवर हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग गोटो को मार के वापस आ जाते हैं और वहीं पे जैंग यूलियन को टिप देता है कि वो जब भी इस तरह का एक्चुअल बैटल हो तब वो नीचे जाके अपने स्वॉर्ड इंटेंट को शार्प कर सकती है और इससे उसे काफी मदद मिलेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जैंग का फ्लोटिंग सिटी थी वो उड़ते हुए सीधा जाओ फैमिली के ऊपर से गुजरती है। इसीलिए कई सारे लोगों को लगता है कि ये उनकी फ्लोटिंग सिटी है, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि ये उनकी नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि साला अब यहाँ पे इतना कौन बलवान आ गया जो कि हमारी ही तरह अपनी फ्लोटिंग सिटी को लेके वहां से उड़ रहा है। दरअसल ये फ्लोटिंग सिटी दिखने में बिल्कुल भी फ्लोटिंग सिटी नहीं लग रही थी, क्योंकि जैंग ने इसे गरीबों की तरह एक पत्थर में बदल रखा था और तुमने दूसरी तरफ तो जाओ फैमिली की फ्लोटिंग सिटी को देख ही रखा था कि वो कितनी हाई फाई लग रही थी। मतलब कि तुम दोनों में जमीन आसमान का अंतर देख सकते हो। लेकिन जैंग को इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो भाई अपनी डोमेन उड़ाने से मतलब है। उसी टाइम पे यूलियन वहाँ पे उड़ते हुए आती है और वो जैंग को बताती है कि 1000 ऑफ वैली फ्लावर्स के हालात कुछ ठीक नहीं है और उनके ऊपर कई सारे लोग हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर लगातार अटैक होते जा रहा है। जियांग जैंग से कहती है कि उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा ताकि वो वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स की मदद कर सके, लेकिन जैंग उसे जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि वह जगह इन लोगों के लिए अनसेफ हो सकती थी। इसीलिए जैंग खुद अपने डोमेन को वहाँ पे ले जाने लगता है ताकि वो वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स की मदद कर सके। इसके बाद हम लोग वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स को देखते हैं जिनके ऊपर टोटल 5 सेक्ट एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे और उनकी बातें कुछ एक तरह से थी। लड़कियों बाहर आओ, तुम लोग बहुत ज्यादा सुंदर हो, हमें तुम्हारे साथ मीटअप करने दो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम लोग एक एक करके सेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। हमारी सबसे पहले मुलाकात हेवनली डेमन दाव से होती है, जिसके बाद दूसरी मुलाकात ब्लड सेक्ट से होती है, तीसरी मुलाकात में हम लोग टेम्पल ऑफ पैशन को देखते हैं और चौथे नंबर पे रेबल सेक्ट था, यानी कि ये भाई बगावत करके लोगों के ऊपर हमला करते हैं। जिसके बाद हम लोग वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स को देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी लड़कियां हैं और इन लोगों को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि उनका सेक्ट आज यहीं पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन सेक्ट की मास्टर उन लोगों से कहती है कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे फाइट ही करना पड़ेगी। जिसके बाद वो अपनी कुछ सिस्टर से कहती है कि वो लोग जितने ज्यादा हो सके उतने डिसाइपल को यहाँ से निकाल सके ताकि जितने हो सके उतने लोगों की जान बचाई सके। और साथ ही में वो सामने की तरफ जाती है ताकि वो सेक्ट वाले लोगों के साथ फाइट कर सके। लेकिन दोनों पार्टीज आपस में फाइट करती कि उससे पहले ही वहाँ पे जैंग का उड़ने वाला टापू आ जाता है। जैसे ही वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जाओ फैमिली का उड़ने वाला टापू है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि ये जाओ फैमिली की तरफ से नहीं है क्योंकि उसके हालात कुछ ठीक नहीं थे। वहीं पे हम लोग यूलियन को देखते हैं जो कि लीड लेती है और उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो रही थी। वहीं पे नीचे जितने भी सेक्ट थे उन सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग अब क्या करें। हालांकि ब्लड सेक्ट वालों ने ये अफवाह सुन रखी थी कि एक कोपचे के अंदर इमोर्टल रहता है, लेकिन बाकी सेक्ट मेंबर्स को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन लड़ना तो था ही उन लोगों को, इसीलिए वो सभी एक साथ होते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद कई सारे लोग उड़ते हुए जाते हैं और यूलियन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। यूलियन उन लोगों के ऊपर एक ही बार हमला करती है और उसका स्वॉर्ड इंटेंट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो एक बार में कई सारे लोगों को मार गिराती है। यहाँ तक कि सेक्ट के जितने भी मास्टर थे उन सभी को यूलियन का ताकतवर इंटेंट महसूस होता है। लेकिन हम लोग हेवनली डीमन दाव वालों को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनकी भी पावर कुछ कम नहीं थी। इसके साथ वो लोग यूलियन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन यूलियन को इससे कुछ भी नहीं होता है और वो उल्टा उन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें दोबारा घायल कर देती है। उसी टाइम पे हम लोग जैंग और जियांग को देखते हैं जहाँ पे जैंग बाकी लोगों से कहता है कि वो लोग डायरेक्ट 10,000 फ्लावर ऑफ वैली के पास ले चलें। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि यूलियन ने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इतना ज्यादा रिलीज नहीं किया था। वो तो दरअसल उन लोगों को वार्न करके वहाँ से भगाना चाहती थी, लेकिन पिक समझ आता है कि ये लोग पीछे नहीं हटेंगे और दोबारा ताकतवर से हमला करेंगे। इस पे जैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैंग वहाँ पे अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है एक ताकतवर बीम फायर करने के लिए। वहीं पे हम लोग रेबल सेक्ट वालों को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि उनके पास एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन है जो कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर लेगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन जैंग की बीम इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी जो कि फॉर्मेशन को तोड़ते हुए कई सारे को लुकती है और कई सारे लोग मारे
मारे जाते हैं। उनमें से 2-3 सेक्ट लीडर ऐसे ही मारे जाते हैं और जो बचे कुचे थे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। पाइसन टेम्पल वाले हेवनली दाव वालों को पैर पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी मदद करो, लेकिन हेवनली दाव वाले उनके मुंह के ऊपर लात मार के वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। इसके बाद ब्लैक सेक्ट का मास्टर उसे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो फिर मरने का अटेम्प्ट करो, नहीं तो तुम लोग ऐसे ही मार दिए जाओगे। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जब वहां से बच के भाग रहे थे तो यूलियन कुछ लोगों को लेती है उनके पीछे जाने का। इसके बाद वो उनका पीछे जाके उनको भाई बुरी तरीके से मार देती है। जिसके बाद हम लोग वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स को देखते हैं और उनके सेक्टर मास्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग इतने बड़े संकट से पार निकल गए हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी मदद किसने की है। उसी टाइम पे जियांग उन लोगों के पास आती है और वो जैंग के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। तो फिर मास्टर जियांग के साथ चली जाती है जैंग के आइलैंड के ऊपर ताकि वो जैंग को शुक्रिया कह सके। फिर हम लोग ब्लड सेक्ट के मास्टर और पाइसन टेम्पल वालों को देखते हैं और ये लोग सक्सेसफुली मिशन पास कर चुके थे अपने आप की जिंदगी बचाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियांग की मास्टर जैसे ही भाई आइलैंड के ऊपर आती हैं तो वो वहाँ के चकाचौंध को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जिसके बाद जियांग जैंग के बारे में सब कुछ बता देती है कि जैंग ने ये क्रिस्टल कैसे इकट्ठा किया, कैसे जाओ फैमिली को उसने हराया, कैसे उसने इस जगह को उड़ने लायक बनाया। जिससे मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और उन्हें इतना तो पता चल जाता है कि भले ही उनका सेक्ट इतना छोटा ना हो लेकिन कभी कभी ऐसे हालातों में वो लोग फंस जाएंगे जहाँ पे वो लोग खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से कल्टीवेशन की दुनिया में अभी क्या चल रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद जैंग वहाँ पे आता है तो फिर मास्टर उसे शुक्रिया कहती हैं और वो आगे से उसे कुछ गिफ्ट देने का भी कहती हैं, लेकिन वो जो गिफ्ट होंगे वो जैंग के गिफ्ट के मुकाबले कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन जैंग उनसे कुछ भी नहीं लेता है और कहता है कि उनके जूनियर डिसाइपल्स ने यहाँ पे काफी ज्यादा मदद की थी एल्केमी और गार्डनिंग करने में। इसके बाद मास्टर जैंग से पूछती है क्या वो भी एम्परर ताइसंग के कॉन्फ्रेंस में जाने वाला है जो कि वो कुछ दिनों बाद रखने वाले हैं। जिसपे जैंग हाँ कहता है। जिसके बाद मास्टर जैंग से कहती है कि क्यों ना वो उनके सेक्टर के अंदर चल के थोड़ी सी दावत कर ले। जिसपे जैंग आगे से साफ मना कर देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं डोमेन को छोड़ के जा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा पेल दिया जाऊंगा। जैंग सेक्ट की मास्टर से कहता है कि एम्परर जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर को फिर से ठीक करने के बारे में बात कर रहा है जिसको जैंग ने एपिसोड फर्स्ट के अंदर अपने स्लैश के साथ तोड़ दिया था। इसीलिए जैंग कहता है कि अगर वो सभी लोग यहाँ पे रहते हैं तो फिर उन्हें एम्परर की मदद करनी चाहिए ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोटेक्टेड एरिया को फिर से ठीक कर सके। वहीं पे सेक्ट मास्टर अपने मन के अंदर सोचते है कि इस बात की कोई दूसरी गारंटी नहीं है कि हेवनली सेक्ट वाले उनके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे, इसीलिए शायद से उन्हें जैंग के साथ ही रहना चाहिए। जिसके बाद मास्टर जैंग के पास जाती है और वो जैंग से पूछती है क्या उनका सेक्ट उनके साथ इस जर्नी को ज्वाइन कर सकता है और जैंग को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स वाले नीचे जाते हैं और अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। खैर इसके कुछ घंटों के बाद जब मास्टर वापस आती हैं तब वो अपने साथ पूरी बारात लेके आई थी। इसको देख के जैंग हैरान होकर पूछता है कि वो अपने साथ पूरा सेट उठा के क्यों लाई है। जिसपे मास्टर आगे से जैंग को बता देती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके सेक्टर के ऊपर दोबारा हमला हो सकता है या नहीं, इसीलिए अगर वो लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे तो फिर उनके पास जरा भी फोर्स नहीं बचेगी जिससे वो लोग हमले का सामना कर पाएंगे। इसीलिए वो अपने पूरे सेट को एक साथ लेके जा रही हैं। इसके बाद वो जैंग को इसके बदले में कुछ गिफ्ट भी देना चाहती थी। हालांकि जैंग के लिए ये सूटेबल है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है और जैंग इस बात के लिए मान जाता है कि उनका पूरा सेट उनके डोमेन के ऊपर रुक सकता है। वहीं पे हम लोग भाई यूलियन को देखते हैं जिसका मुंह फिर से फूल जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि जैसे डिसाइपल वैसे ही मास्टर दोनों ही मेरे मास्टर के हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं और उन्हें कोई अवार्ड दो प्रोफेशनल एक्टिंग करने का। वो लोग जैसे ही देखते हैं कि जैंग अपनी पूरी पलटन लेके वहाँ से जाग चुका है तो फिर वो दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पाइसन टेम्पल वाले ब्लड सेक्टर से पूछते हैं कि वो लोग अब क्या करेंगे, क्या वो लोग यहाँ से इसी तरह से भाग जाएंगे या फिर वो लोग बदला लेंगे। इसमें ब्लड सेक्टर का मास्टर आगे से कहता है कि वो लोग बेशक बदला लेंगे। वो लोग सबसे पहले अपनी पावर्स को इकट्ठा करेंगे जिसके बाद वो लोग फिर से उस उड़ने वाली सिटी के ऊपर हमला करके उस पूरी सिटी को ही छीन लेंगे। और इतना कहने के बाद ब्लड सेट का मास्टर अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग इसी तरह से उड़ते उड़ते ताइसंग सेक्टर के पास आ जाते हैं जो कि 8 इमोर्टल सेक्टर में से एक माना जाता है और इसके पास बहुत ज्यादा रेपुटेशन और पावर है। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग इसको देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जहाँ पे सेक्टर मास्टर आगे से कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में अपने रिकॉर्ड्स में पढ़ रखा है, लेकिन जब वो इस सेट को अपनी आंखों से देखते हैं तब ये देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। यूलियन जैंग से पूछती है कि वो लोग कब नीचे जाके इस सेट को करीब से देखेंगे। जिसके बाद वो चमकती हुई आंखों से जैंग को देखने लगती है। हालांकि जैंग भी नीचे जाके ग्रैंड कॉन्फ्रेंस को देखना चाहता था लेकिन वो एक ऑर्डिनरी बंदा बन जाएगा जैसे ही वो अपने डोमेन को छोड़ेगा। जिसके
बाद वो यूलियन से कहता है कि वो तो नीचे नहीं जाने वाला है, लेकिन वो सेट के मास्टर और ओल्ड सॉन्ग को ले सकता है नीचे जाने के लिए, और वो लोग पूरी ग्रैंड कॉन्फ्रेंस को देख के आ सकते हैं और साथ ही में इन्फॉर्मेशन भी। वहीं पे पिग भी नीचे जाना चाहता था ताकि वो थोड़ा सा शानदार खाना खा सके, लेकिन जैंग उसे नीचे जाने से मना करता है और उसे कहता है कि तुम लड़ाई कर दोगे, इसीलिए चुपचाप यहीं पे बैठो। इस पे पिग को भी कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो आगे से उसे फिर से तेल लगाते हुए कहता है, यस मास्टर, मैं आपके साथ रह के आपकी सेवा करूंगा। जिसके बाद हम लोग ताइसंग सेट के अंदर हेवनली स्वॉर्ड इमोर्टल सेट को भी देखते हैं, जहाँ पे सेट का मास्टर कुछ ज्यादा ही उदास था। जिसपे सीयू उसे पूछती है कि वो इतना ज्यादा उदास क्यों है, जिसपे एल्डर आगे से कहता है कि उसने जैंग को खुश करने के लिए उसे काफी अच्छे ट्रेजर भी दिए थे, लेकिन जब वो उसे दोबारा गले लगाने के लिए गया तब उसका पूरा का पूरा डोमेन ही वहाँ से गायब हो चुका था। अब वो इस बात को लेके उदास हो कि ना हो, उसे इसी बात के ऊपर उदासी आ रही है। जिसके बाद एल्डर अपना गला फाड़ते हुए वहाँ पे चीख चीख के रोने लगता है। बेचारे उसके 3 डिसेबल भी उसकी इतनी बुरी हालत को देख के काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। इसके बाद एल्डर आगे कहता है कि उसने जैंग के साथ बस एक ही बार ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद वो तुरंत ब्रेक थ्रू कर लिया था, और इतना सब करने से ही उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। और वो इस बात से काफी ज्यादा उदास होता है कि अगर वो जैंग के थोड़े से और पैर वार दबा देता तो फिर उसके पास और भी ज्यादा कमाल कमाल की चीजें मिल जाती। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यूलियन और वहीं पे डॉग बाकी सभी लोग कॉन्फ्रेंस के अंदर एंट्री मारते हैं। इसके बाद सीयू अपने एल्डर से कहती है कि वो देखिए। फिर जब एल्डर यूलियन को देखता है तब उसे यूलियन को जानी पहचाने लगती है, जिसपे सीयू उसे बताती है कि ये वही लड़की है और साथ ही में उसके पास डिमन डॉग भी है। जिससे एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इसके मारे उछलने लगता है कि अगर ये दोनों यहाँ पे हैं तो फिर जैंग को आस ही पास होना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे डिसेबल उसे बताता है कि उनके पास 2-3 फेमस सेक्टर भी हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इससे पहले कि वो लोग बाजी मार जाए हमें भी तेल लगाना शुरू कर देना चाहिए। इस पे एल्डर उसे कहता है कि बात तो सही है। जिसके बाद वो चारों भागते हुए यूलियन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके हाथों में जो स्वॉर्ड है वो दरअसल उनके सेट के द्वारा दी गई जैंग को एक गिफ्ट थी। इसके बाद एल्डर यूलियन की तारीफ करते हुए कहता है कि उसके हाथों में ये इमोर्टल स्वॉर्ड बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर होना क्या था, लड़कियां तो तारीफ सुन के खुशी हो जाती हैं और यूलियन भी आगे से शर्माते हुए कहती है कि जैंग ने काफी ज्यादा तारीफ की थी इस शॉट क्योंकि ये शॉट काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन वो उन लोगों से साफ कह देती है कि जैंग ने फैसला नहीं किया है कि वो यहाँ पे आके ताइसंग सेक्टर वालों से मिलेगा। लेकिन उसी टाइम पे वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स की मास्टर उसे कहती है क्यों ना हम लोग जैंग से एक और बार पूछ लेते हैं कि वो नीचे आके इन लोगों से मिलना चाहता है या नहीं। वहीं पे इमोर्टल शॉर्ट सेट का मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो मास्टर है वैली ऑफ 10,000 फ्लावर्स की, लेकिन ये मास्टर तो इन तरह के मामलों और विवादों को में आना थोड़ा इग्नोर करती है, लेकिन ये क्यों आ रही है और क्या इसने पहले से ही मास्टर की चापलूसी करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे पता नहीं है कि उसके पास अभी भी जैंग की चापलूसी करने का मौका है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो एक भी कोशिश नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से जैंग के पास वापस लौटने लगते हैं। वहीं पे जैंग उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आए और तुम लोग साथ ही में कुछ ऐसे लोगों को लेके आए हो जिनको शायद मैं पहले से जानता हूँ। इसके बाद एल्डर आगे बढ़ता है और वो जैंग को सब कुछ बता देता है कि वो उसे कैसे मिला था और जब वो दोबारा उसे मिलने के लिए आया तब तक जैंग वहां से जा चुका था। जैंग भी उसे एक ही नजर में पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे फर्टिलाइजर दिए थे जिसकी मदद से ये सारे फल अच्छे से उग पा रहे हैं। और जैंग एल्डर से पूछता है कि उसे तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे एल्डर अपने मन के अंदर सोचता है कि कॉन्फ्रेंस तो होती रहती है, लेकिन जैंग से मिलना थोड़ी ना पीछे हट पाएगा। इसके बाद एल्डर जैंग से कहता है कि वो तो उसे मिलने के लिए आया है, लेकिन वो इस बात के लिए थोड़ा सा उदास है कि वो जैंग के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके नहीं आया, वो खाली हाथ चला आया है। वहीं पे जैंग उसे कुछ भी नहीं कहता है और उसे कहता है कि तुम्हें गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इनके लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे बेफालतू में इनसे गिफ्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग डोमेन के बाहर रहते हैं तो मैं तो इनकी प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर इस तरह के गिफ्ट लेना मेरे लिए गलत रहेगा। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के शुरू होने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि ग्रैंड कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इसी बीच हम लोग वॉइड के बीच में एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की असली वाली इमॉर्टल है, यानी कि ये पैदा ही इमॉर्टल बनने के लिए हुई थी, हमारे जैंग की तरह हैकर नहीं है। ये लड़की जब वॉइड में इधर उधर घूम रही थी तभी उसे एक गैप दिखाई देता है और उसे गैप के पार वो दुनिया दिखाई देती है जहाँ पे हमारा जैंग रहता है। इस लड़की को एक ही झटके में पता लग जाता है कि ये गैप दोनों दुनियाओं के बीच में रास्ते को खोल रहा है। इसी की मदद से ताइजो डीमन इस दुनिया के अंदर आ गया है और यहाँ पे छुप रहा है। ये लड़की एक ताइजो डीमन का पीछा कर रही थी जो कि भाई हर दुनिया में जाता है तो वहाँ पे
तबाही मचाना शुरू कर देता है। और इमॉर्टल का यही काम होता है कि वो लोग दुनिया के बीच में बैलेंस बना के रखें। इसीलिए वो लड़की जल्दी से उस दुनिया के अंदर जाने लगती है, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि जैंग के दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि ताइजो डीमन को संभाल सके। अगर ताइजो डीमन वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देगा तो पूरी की पूरी दुनिया 1-2 दिन के अंदर तबाह हो जाएगी और उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसीलिए लड़की जल्दी से उस वर्ल्ड के अंदर जाके जहाँ पे जैंग रहता है ताइजो डीमन को मारना चाहती थी, ताकि जितनी भी दुनिया है वहाँ पे भाई शांति बनी रह सके। लेकिन जब वो लड़की उस गैप से अंदर जाने की कोशिश करती है तब हेवनली दाओ उसे रोक देती है। दरअसल इस लड़की की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, इसलिए हेवनली दाओ उसे अंदर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन उस लड़की को ये समझ में नहीं आता है तो फिर ताइजो डीमन अंदर कैसे गया, उसकी स्ट्रेंथ भी तो इसके बराबर की ही है। खैर इस लड़की के पास अब और कोई भी चेहरा नहीं बचता है तो फिर ये अपनी स्पिरिचुअल यानी कि सोल फॉर्म को थोड़ा सा अलग करती है और उसे उस गैप के जरिए बाहर निकाल देती है। क्योंकि इस लड़की की स्पिरिचुअल फॉर्म वो हल्की सी कमजोर है, इसीलिए वो आसानी के साथ हेवनली दाओ को पार करके इस दुनिया के अंदर आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो देखो गाली देने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि वीडियो काफी ज्यादा छोटी है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें भी पता है कि वीडियो अपलोड करने से ही पैसे मिलते हैं और इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें तो पता ही है त्योहार के दिन बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं, इसीलिए मैं भी अपने कामों में बिजी था और उससे पहले मुझे फ्लू हो गया था और मैं तुम्हें डॉक्टर की सीट दिखा सकता हूँ। इसीलिए जिस दिन होली है ना, मैं उस दिन इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। और एक और चीज, मैं इस मानवा को ड्रॉप करने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर एक्शन नहीं है यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है। और जब तक मुझे मजा नहीं आता तब तक मैं फालतू की मानवा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अगर इसमें फाइट सी नहीं है तो फिर मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ। इसीलिए हम लोग माई वाइफ एंड आई डोमिनेट 3 रियलम्स इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉमेडी भी है और साथ ही में एक्शन भी। वैसे दोस्तों तुम लोगों को हैप्पी होली। मैं तो चला अपने दोस्त को रंग लगाने के लिए। सूरज दरवाजा खोल साले, तुझसे कितनी बार बोला है कि रंग लगा के घर के अंदर मत भागा कर, नहीं तो मैं